हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम जानेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरीके से उनके रेवोल्यूशनरी थॉट्स जो हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को नरिश कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो नेताजी एक डायनेमिक लीडर थे और कांग्रेस के अंदर रहते हुए वो एक अलग थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते थे। काफ़ी एडवेंचरिज्म थे, काफ़ी नई चीज़ें करने का उनको शौक़ था और जो वो सोचते थे उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया करते थे। तो नेताजी का जन्म एक प्रिविलेज परिवार में होता है और उनके फादर उस समय के एक सक्सेसफुल लॉयर थे, जानकीनाथ बोस उनका नाम था। और घर से ही जो है नेशनलिस्ट भावनाएं एक बच्चे के अंदर आने लगी थी और सुभाष चंद्र बोस वो बच्चे थे यहाँ पे। जब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन उस समय की बेस्ट एजुकेशन उनके परिवार ने उनको दी। तो ब्रिटिश या यूरोपियन स्कूल से वो ग्रेजुएट होते हैं। बाद में जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, अपनी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण उनको जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल भी दिया जाता है। तो ये इंसिडेंट था कलकत्ता का, जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे थे। 1916 के अंदर उनको वहाँ से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट की। और देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, उस समय वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं। कैम्ब्रिज जाके वहाँ पे तैयारी करके इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया 1920 के अंदर और 4th रैंक उनका था ओवरऑल। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, 4th रैंक लेके आते हैं। और जब देखते हैं कि भाई ये तो इसके बाद जाके ब्रिटिशर्स के लिए काम करना है, मतलब इंडियंस को दबाना है, इंडियंस को लूटना है, यही काम तो हुआ करता था ब्रिटिश इंडियन सर्विसेज का उस टाइम पे। तो जब उनको रोल का पता लगा कि मेरे को ये काम करना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि भाई ये तो इंडियंस को आज़ाद कराने वाली चीज़ थी, मैं तो लोगों का भला करना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये जॉब नहीं ली। मतलब ही डिडंट ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज और 4th रैंक होने के बावजूद जो है, टॉप रैंकर होने के बावजूद वो इस सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, अब उनके मेंटर थे चित्तरंजन दास जी, उनके अंडर रह के वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। उनकी लाइफ में अब देखो हमारे यहाँ पे उस समय के जो लीडर्स रहे हैं सब जो है जर्नलिज्म के साथ एसोसिएटेड थे। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम भी जर्नलिज्म के साथ एसोसिएटेड था। अब एक स्वराज पार्टी होती थी, उसके साथ जो है उसका एक न्यूज़पेपर आता था फॉरवर्ड, ये उसको एडिट किया करते थे, उसके एडिटर थे। और बाद में आप देखिए कि स्वराज करके एक न्यूज़पेपर भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाता है 1922 के अंदर। और उस न्यूज़पेपर का प्राइम जो लॉजिक था, जो आइडिया था कि नेशनलिस्ट आइडियाज़ को जो है आगे स्प्रेड करना है। अब ये लॉन्चिंग के अंदर भी सुभाष बोस ही हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो चित्तरंजन दास के साथ जो है पार्टिसिपेट करते हैं। बाद में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और फिर बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी पद पर रहते हैं। अब आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग के अंदर कांग्रेस की मेजर एक्टिविटीज़ जो है वो बंगाल से ही शुरू हुई थी। तो बंगाल के अंदर बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी होना बड़ी चीज़ होती थी उस समय पे, ठीक है। तो वो पोस्ट सुभाष बोस के पास थी एंड जो है चित्तरंजन दास जी के अंडर उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर एक तरीके से शुरू किया और वहाँ से कांग्रेस के साथ जुड़ाव रहता है। लेकिन ओवर द टाइम काफ़ी एवोल्यूशन भी आया यहाँ पे। अब देखो हम अक्सर ये पढ़ते हैं ना कि नेहरू और सुभाष बोस के बीच में लड़ाई थी, तो आपको खुद ब खुद यहाँ पे समझ में आएगा कि लड़ाई एक ऐसे नहीं होती है, वहाँ पे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, साथ में मिलकर इन्होंने बहुत काम किया है। मतलब आप देखिए 1928 का ये वाक्य है जब जो है नेहरू रिपोर्ट आ जाती है और नेहरू रिपोर्ट के प्रपोजल पर डोमिनियन स्टेटस जो है उसको लेके कांग्रेस आगे बात करने का सोचती है। अब देखिए उस समय जो है कांग्रेस के अंदर रेडिकल थॉट प्रोसेस वाले जो यूथ थे उसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो कहते हैं कि नहीं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये डोमिनियन स्टेटस जो है ये टुकड़ों में स्वराज नहीं चाहिए, आप पूरे स्वराज की डिमांड करते हैं और ये नेहरू जी के साथ थे उस टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भी बनाई। अब ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कांग्रेस के अंदर ही रह के एक सब आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप इन्होंने बनाई थी। नेहरू और जो है सुभाष बोस साथ में आते हैं इसके अंदर। डिमांड इनकी पूर्ण स्वराज की थी। लेटर ऑन इनको मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। हरिपुरा सेशन के दौरान यूनानिमसली इनको इलेक्ट कर दिया जाता है, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं। और तब जो है ये प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है अंडर जवाहरलाल नेहरूज चेयरमैनशिप। और ये पूरी एक्टिविटी यही कोऑर्डिनेट करवा रहे थे क्योंकि ये जो है उस टाइम पे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी में नेहरू जी ने बहुत इनपुट्स दिए और कहीं ना कहीं इनका अप्रूवल भी था।
दोनों ही जो है सोशलिस्ट आउटलुक को लेके एकदम साथ थे। मतलब अगर हम नेहरू की बात करते हैं ना कि नेहरू सोवियत यूनियन से बहुत प्रभावित थे, तो वो झलक आपको जो है सुभाष चंद्र बोस में भी नजर आ जाएगी। ये भी काफ़ी प्रभावित थे यहाँ पे। फिर इनकी लाइफ में एक मेजर टर्न हुआ, एक मेजर इवेंट हुआ। सो त्रिपुरी सेशन के दौरान ये री इलेक्ट होते हैं, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इनको कोऑपरेशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये गांधी जी के कैंडिडेट को हरा देते हैं। मतलब पत्ताभी सीतारमैया ये गांधी जी के प्रेफर्ड कैंडिडेट थे, और सुभाष बोस अपनी पॉपुलैरिटी के कारण पत्ताभी सीतारमैया को हरा देते हैं कांग्रेस के अंदर। और यहाँ से आपको दिखता है कि कैसे इनका आइडियोलॉजिकल रिफ्ट था कांग्रेस के अंदर ही। मतलब गांधी कुछ और करना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस का आउटलुक थोड़ा डिफरेंट हो गया था। सुभाष चंद्र बोस अगर आप देखें तो ये आर्म्ड स्ट्रगल के लिए भी ओपन थे। गांधी जी नॉन वायलेंस की तरफ जो है अपने एडमेंट पॉइंट्स रखते थे। अब देखो एक पॉइंट है, लेकिन गांधी ने भी आगे जाके क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे डू एंड डाई का नारा दिया ना, तो ये पॉइंट समझने वाली बात है, ठीक है। तो गांधी जी खुद डू एंड डाई तक पहुंच गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस स्टार्टिंग से ही कहते थे कि कोई जो है दिक्कत नहीं है, आर्म्ड स्ट्रगल भी अगर करना पड़े तो भी करेंगे। मतलब आप नॉन वायलेंस के लिए जो रेजिस्टेंस आप चला रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आर्म्ड स्ट्रगल भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि वायलेंस जो होता है वो आपके एडवर्सरी के अगेंस्ट ज़रूरी हो जाता है, और आपके एडवर्सरी को आप यहाँ से मैसेज देते हो कि भाई डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, हमारी जो पूरी लड़ाई चल रही है आप हमें ग्रांटेड मत दीजिए, हम जो है दबे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते। तो ये मैसेज जो है बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। देन उनका ये मानना था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ो। क्या है ये धीरे धीरे छोटी छोटी जो है डिमांड रखना? गांधी जी कहते थे कि ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, ठीक है, ईच स्टेप एट अ टाइम। और गांधी जी की बात भी थोड़ी सही थी कि इनको ऐसा लगता था अगर आप आर्म्ड रेवोल्यूशन टाइप चीज़ पे जाते हो तो हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी नहीं होती, खासकर वुमेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, तो आपको पब्लिक का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली फ्यू यूथ दे कैन बी देयर, वो जाके लड़ सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं लड़ेंगे। सुभाष बोस कहते थे कि क्या ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन का करना, सीधा जाते हैं और सीधा हथौड़ा मारते हैं और आज़ाद होते हैं यहाँ पे। एंड दिस वाज द डिफरेंस। इंटरनेशनल अलायंसेस को लेके सुभाष बोस जो है वो रेडी थे। इवन उनको ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिश पावर अगर अभी वीक है और इनके जो ओपोनेंट्स हैं वो उनके साथ हाथ मिलाने के लिए रेडी थे। मतलब आप देखिए कि जापान और जर्मनी ये कहते थे कि जापान, जर्मनी और जितने भी इनके वेस्टर्न पावर्स या ब्रिटिशर्स के ओपोनेंट्स हैं उनके साथ मिल जाओ, क्या प्रॉब्लम है। गांधी का कहना ये था कि देखो जापान वाले आए चाहे जर्मनी वाले आए, सभी के सभी जो हैं वो एडवर्सरी हैं, मतलब सभी के सभी जो है अत्याचारी हैं। तो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तक गांधी को एक बात समझ में आ रही थी कि जो डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका साथ देना है ना। गांधी खुल के ये बात बोल रहे थे कि हमें जो है ये डेमोक्रेसी जो थी उस टाइम के, चाहे यूएस हो, यूके हो, इन सबको सपोर्ट करने का पॉइंट गांधी जी ने रखा था, और ही वांटेड टू, यू कैन से बेसिकली सपोर्ट देम। लेकिन यहाँ पे सुभाष बोस डिफरेंट आउटलुक, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन हैं तो हमें तो इनके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। तो इनका ये लॉजिक था उस टाइम पे, बिल्कुल रियलिस्ट पॉलिसी के हिसाब से चलते थे। एंड गांधी जी बेसिकली, गांधी जी को ये लगता था कि कॉलोनाइज़र जो है उसके दिल में चेंज आएगा, है ना, वो अच्छा इंसान बन जाएगा, ब्रिटिशर्स अच्छे हो जाएंगे और फिर हमें आज़ाद कर देंगे। तो ये गांधी का आउटलुक था। इनका पॉइंट टोटली डिफरेंट हुआ करता था। एंड सुभाष बोस इन्होंने कहा कि अथॉरिटेरियन गवर्नेंस टेम्परेरीली चाहिए हमें यहाँ पे। अगर आप कंट्री को रैपिड रिकंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत अथॉरिटेरियन बनना पड़ेगा। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, क्लियर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, और ये सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग यूनियन का रखना, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना सेंटर पे, ये बात बिल्कुल ये दोनों ही एग्री कर रहे थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देन हिज आउटलुक टुवर्ड्स, यू कैन से, मॉडर्न इंडस्ट्री। तो गांधी जी तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की बात करते थे कि ग्राम स्वराज होगा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आएगी, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाओ, है ना। इनका आउटलुक था कि मॉडर्न इंडस्ट्री ही है जो इस देश को बाहर निकाल सकती है। जो इतनी ऑर्थोडॉक्सी है, इतना अंधविश्वास है, उसके लिए साइंटिफिक आउटलुक के साथ आपको मॉडर्निटी अडॉप्ट तो करनी ही पड़ेगी। एंड ही वाज क्वाइट राइट एट दैट पॉइंट, आई वुड से, ठीक। तो ये पूरा मतभेद होने के कारण कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इनको काम नहीं करने दिया। बीइंग अ प्रेसिडेंट इनको काम नहीं करने दिया। अब कई लोग ये कहते हैं कि गांधी जी की पॉलिटिक्स भी थी इसके अंदर, कि कैसे जो है गांधी जी के एक तरीके से
अकॉर्डिंग ना चलने वाला इंसान यहाँ पे कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाता है। तो गांधी जी की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए जो है गांधी जी के जो सपोर्टर्स थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, उन्होंने इनको काम नहीं करने दिया खुल के। तो ये जो है खुल के ये आदमी वैसे नहीं थे कि बंद के काम करें, ठीक। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपनी अलग से ये अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। अब फॉरवर्ड ब्लॉक एक तरीके से अलग यूनिट की तरह काम करता है, और आउटलुक इनका क्या था कि भाई ये एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल करेंगे, हर नेसेसरी मीन्स, मतलब ज़रूरत पड़ने पे वायलेंस की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी किया जाएगा। और फ्रॉम द डे वन इनकी डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब इसको लेके कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। और ये चाहते थे कि जितनी भी एंटी ब्रिटिश फोर्सेस हैं ये उन सबको हाथ मिला लेंगे, उन सबको एक साथ ले आएंगे, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाने को भी ये ओपन थे। तो ये हर चीज़ वो कर रहे थे जो उस समय पे रिक्वायर्ड थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने को लेके। अब जब इतनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को पता तो लगना था, तो ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में डाल दिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था, ठीक है। जेल का मतलब है नज़रबंद, हाउस अरेस्ट कर दिया था। अब उस हाउस अरेस्ट में इतनी स्मार्टनेस के साथ जो है ये अपना जो है वेशभूषा बदलते हैं, और एक पठान की जो है पूरा गेटअप बनाते हैं, जियाउद्दीन नाम का पठान बन के जो है ये वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। और ये वहाँ से भाग के जो डॉक्यूमेंटेड है कि पहले ये अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन पहुँचते हैं, और सोवियत यूनियन में मतलब मॉस्को से जो है ये बर्लिन जाते हैं। अब वहाँ पे जो है ये सपोर्ट अपने लिए गैदर कर रहे थे, वहाँ के लीडर्स से मिल रहे थे, स्टालिन से भी ये मिले, उसके बाद हिटलर से भी इनकी मुलाकात हुई कि जर्मन्स की सपोर्ट अगर मिल जाएगी तो देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दैट, क्लियर। और इस तरीके से बात बनती है। अब देखिए जब ये बर्लिन के अंदर थे, वहाँ पे जर्मनी से जो है ये पूरी की पूरी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर एस्टेब्लिश किया था, एंड बेसिकली जर्मन रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट यहाँ पे करना शुरू किया कि ये एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा वहाँ से जो है फैलाते थे। प्रोपेगेंडा बोलना वर्ड सही नहीं होगा, बेसिकली ही वॉज एक्सपोजिंग ब्रिटिशर्स, है ना। तो ब्रिटिशर्स को जो एक्सपोज करने का काम है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो इन्होंने यहाँ पे शुरू किया, और जर्मन रेडियो का इन्होंने सहारा लिया। देन देर इज़ अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू शुड नो। नॉर्मली हम ये समझते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, ओके। और इंडियन नेशनल आर्मी में प्रिजनर ऑफ वॉर कौन से थे, जो जापान की आर्मी के साथ जो है जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर थे, है ना। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर बेसिकली जो जापान के कब्जे में थे उनके साथ मिलकर इन्होंने बनाई। लेकिन उससे पहले एक ये इंडियन लीजियन नाम से, जिसको टाइगर लीजियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन लीजियन या टाइगर लीजियन नाम का भी एक यूनिट ये बनाते हैं। वो बेसिकली वो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो नॉर्थ अमेरिका में जर्मनी ने कैप्चर किए थे। ये भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही सोल्जर्स थे, ठीक है। तो ये नाजी लीडरशिप से मिलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, उनको जो है आप मुझे दे दो, वो आपकी हेल्प करेंगे और हम आपके साथ मिलके इंडिया को आज़ाद कराएंगे। तो जो काम इन्होंने जापान के साथ मिलके, जापानीज आर्मी के साथ मिलके इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, उससे पहले भी ये काम जो है हिटलर के साथ ये कर रहे थे। इंडियन लीजियन नाम का जो है ये जो है आउटशूट इन्होंने बनाया था। अब ये नॉर्मली लोगों को पता नहीं है, बट दिस वाज आल्सो यू कैन से अ वेरी गुड मूव कि हिटलर की सपोर्ट मिलेगी और ये इंडियन लीजियन बेसिकली ये इंडियन आर्मी के ही सोल्जर्स होंगे, और ये जो है जर्मनी के साथ मिलके जो है इंडिया को आज़ाद करवाएंगे। क्लियर, दैट वाज द पॉइंट। एंड देयर ही एस्टेब्लिश्ड आज़ाद हिंद रेडियो। तो इंडिया तक ब्रॉडकास्ट पहुंचाने के लिए ये आज़ाद हिंद रेडियो को इन्होंने एस्टेब्लिश किया कि आपको मासेस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उस समय कम्युनिकेशन का जो मेजर टूल हुआ करता था दैट वाज रेडियो, ठीक। कि आपको इंडियन स्टूडेंट्स को भी रिक्रूट करना है, इंडियन प्रोफेशनल्स को भी रिक्रूट करना है, और ये काम यूरोप के अंदर ये कर रहे थे। जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल रही थी ही वॉज गैदरिंग इट एंड ही वॉज डूइंग हिज लेवल बेस्ट ऑन दैट। अब ये काम करते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये INA को बनाते हैं। तो देखिए 2 जुलाई 1943, क्लियर, रास बिहारी बोस ऑलरेडी वहाँ पे थे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है ईस्ट एशिया से वो चला रहे थे, ही वॉज ऑलरेडी देयर। यहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे इनके पास। जापान ने जो है बेसिकली ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को जो है अपने कब्जे में ले रखा था। ये वही ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे जो ब्रिटेन ने भेजे थे साउथ ईस्ट एशिया के एरिया में लड़ने के लिए। अब वो सारा का सारा एरिया जो है जापान ने अपने कब्जे में कर लिया था ऑलरेडी। तो ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे। अब उन प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ जो है ये सुभाष चंद्र बोस जुड़ते हैं
और ये लीडर बनते हैं उनके, ठीक है, लीडिंग रोल लेते हैं, उनको पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। मिलिट्री लीडरशिप तो थी, अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप आना ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड ही फैसिलिटेटेड दैट। क्लियर। अब यहाँ से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, 3 ब्रिगेड बनाई गई, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड, और एक रानी झांसी रेजिमेंट दैट वाज वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल इन्फेंट्री कॉम्बैट यूनिट। क्लियर। जिसके अंदर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है वो यहाँ पे जुड़ती हैं, एंड बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे इनका, है ना। तो उसके अंदर और देखिए क्या क्या बना, तो बहादुर ग्रुप, स्पेशल इंटेलिजेंस एंड गुरेला वॉरफेयर यूनिट, ये भी इन्होंने बनाया था उस टाइम पे। तो ये सभी वही इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो जापानीज फोर्सेस ने कैप्चर किए थे। तकरीबन 45,000 मैक्सिमम अगर आप उनको टोटल देखेंगे तो इतना बड़ा नंबर था स्ट्रेंथ का, जिनके साथ ये आते हैं इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लड़ने के लिए। तो फाइनली जो है अब आज़ाद होने के लिए खुद को डिक्लेयर भी करना है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद बनाई जाती है। इन्होंने जो है अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया, खुद को सुप्रीम कमांडर डिक्लेयर किया, और इन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया अब आज़ाद है। दैट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। नॉट जस्ट दैट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी इन्होंने बनाई, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया इन्होंने यहाँ पे कि कैसे जो है फ्यूचर के अंदर अगर हम आज़ाद होंगे तो हम किस तरीके से अपना काम करेंगे। तो ही वॉज क्वाइट रेडी विद दिस थिंग कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कैसे जो है आप टेरिटोरियल अपनी इंटीग्रिटी को संभालोगे, दैट रोड मैप वाज आल्सो रेडी। और इतना ही नहीं है कि फ्यूचर में फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी और इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होगी, उसका भी पॉइंट इन्होंने ऑलरेडी जो है डिसाइड कर रखा था। आप देखिए खुद ब खुद ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, और रैंक 4 थे उस टाइम के जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो बहुत पढ़े लिखे इंडिविजुअल थे। फाइनली जो है टेरिटोरियल गेन्स इनको मिलते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके ऊपर ये उसको अपने कब्जे में लेते हैं, और उसको जो है बेसिकली नाम दिया गया, स्वराज आइलैंड्स का नाम उनको रीनेमिंग की गई थी, है ना। दैट वाज अ ग्रेट थिंग। फिर आज़ाद हिंद करेंसी भी आई यहाँ पे, पोस्टल स्टैंप भी आया, तो ही वॉज रेडी। तो ये सब सिंबॉलिक होते हैं, और ये सिंबॉलिक मीनिंग बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इतना ये सिंपलिस्टिक नहीं है आप सोच रहे हो कि अरे सिर्फ स्टैंप पे तो की है, नो, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। आप इस सिंबलिज्म का ऑप्टिक्स समझो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अब एक गवर्नमेंट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट वाज द केस, एंड नॉट जस्ट दैट, जापान ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया इस गवर्नमेंट को, जर्मनी ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, और इटली ने भी एक्नॉलेज कर दिया। मतलब एक्सेस पावर जो थी उन्होंने तो अपना पूरा का पूरा रिकॉग्निशन इनको दे दिया था। अब ये काम भी ज़रूरी होता है कि उस टाइम की मेजर पावर्स आपको रिकॉग्नाइज करें, दैट इज़ मस्ट। बिना उसके आपकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या है। तो जब रिकॉग्निशन मिलता है तब बात बनती है। आज देखो पैलेस्टीन की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या है, पैलेस्टीन को कोई जो है वहाँ की सरकार को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, उसको एज अ कंट्री नहीं माना जाता। नाउ दिस वाज द पॉइंट वेयर वी गॉट द रिकॉग्निशन कि इंडिया अब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, कि इंडिया के अंदर एक इंडियन गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। दैट वाज द पॉइंट ही मेड, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट मूव आई वुड से। तो फाइनली जो है मिलिट्री कैंपेन का खेम शुरू होता है, और INA के फाइटर्स अंडमान निकोबार को अपने कब्जे में ले ही लिया था इन्होंने, और जापानीज़ के साथ मिलके अब ये बर्मा की लड़ाई में उतरते हैं। इट वॉज़ अ वेरी बिग यू कैन से वॉर दैट दे फॉट, और ऐसा भी बहुत से केसेस आए कि जापानीज़ ने इनके साथ मिस ट्रीटमेंट किया, इनको जो है एडिक्वेट इक्विपमेंट और रिसोर्सेज वगैरह नहीं दिए, काफ़ी जो है कम रिसोर्सेज के साथ ये लड़े, है ना। वॉर में जा रहे हो आप जो है, और आपके पास कपड़े नहीं हैं, फटी जुराबें, फटे कपड़े, कोई हथियार नहीं, एम्यूनिशन लिमिटेड, उस तरीके से ये लड़ते हैं। एंड देन देयर वाज दिस बैटल ऑफ इम्फाल, कोहिमा, और INA यूनिट्स दे फॉट वेरी ब्रिलियंटली, बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, और इंडियन फ्लैग को इन्होंने होस्ट किया यहाँ पे। फर्स्ट टाइम नेशनल फ्लैग वाज रेज्ड ऑन इंडियन सॉइल बाय इंडियन आर्मी। और उस समय दिल्ली चलो कैंपेन जो है इन्होंने दी, और दिल्ली चलो का अपना एक इम्पोर्टेंस है। दिल्ली वाज द सेंटर पॉइंट, दिल्ली जो है ये माना जाता था कि जिसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया उसका हिंदुस्तान, इंडिया पे कब्जा हो गया। तो दैट्स वाई ही ऑल्सो एम्फेसाइज कि दिल्ली चलो, अब कैपिटल को कब्जा करना है, वहाँ से हमें भगाना है इन ब्रिटिशर्स को। सो ही वेंट ऑन विद दैट। गुरेला ऑपरेशंस जो है वो इंडियन
नेशनल आर्मी उस टाइम पे चला रही थी। ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं। अब देखिए हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि भाई हार तो गए थे, दिस एंड दैट, देर आर लॉट ऑफ रीजंस। हमें ये भी पता है कि जापान की हालत वहाँ से पतली हो गई थी पीछे से, है ना, तो जापान के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था, पीछे से जो है रिसोर्सेज आ नहीं रहे थे, एंड जापानीज़ को क्या लेना देना यहाँ पे, हमें आज़ाद करा के उनको क्या मिलता। तो दैट वाज द पॉइंट, क्लियर। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट से आप देखिए, इट वाज अ ब्रिलियंट मूव, क्योंकि इसके बहुत मेजर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट थे। ब्रिटिशर्स के ऊपर भी ये इम्पैक्ट थे, इंडियंस के ऊपर भी इम्पैक्ट थे, एंड बाय द वे इट वाज, यू कैन से, ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर्स। तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही सोल्जर थे, ओके। और ये इम्पैक्ट यहाँ पे आता है, मतलब ये विद इन फोर्स जो है एक अलग सा माहौल बना देती है कि अब जो है दोनों तरफ ब्रिटिशर्स जब लड़ रहे हैं तो वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स लड़ रहे हैं, और ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे आईएनए के सोल्जर्स, वो भी तो इंडियन ही हैं। तो इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दैट वाज ब्रॉट इन, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लगा कि अब वो वल्नरेबल हैं, टाइम दूर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियंस इतने बड़े नंबर में, 45,000 सोल्जर्स, 45,000, इतने बड़े नंबर में ये सोल्जर्स आके लड़े हैं। सोचो अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बाकी सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया तो ब्रिटिशर्स तो टिक ही नहीं पाएंगे। सो दे न्यू अबाउट दिस थिंग, एंड नेशन वाइड सेंटिमेंट ये था कि ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया जा सकता है, इवन मिलिटरीली। और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो वल्नरेबल हैं, इंडिया से उनको भगाया जा सकता है। और ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक डर पैदा हो गया कि इंडियन सोल्जर्स की लॉयल्टी अब आप गारंटी नहीं कर सकते, कि चलती लड़ाई में मान लीजिए इन्होंने, क्योंकि 1:10 का रेशो था, मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर एक यूरोपियन ऑफिसर्स के लिए, इसके कंपैरिजन में 10 इंडियन सोल्जर्स जो हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हुआ करते थे, तो वो तो बिल्कुल ऑलरेडी आउट नंबर हो जाते बेचारे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये तो अब नहीं कर सकते आप, तो ये मिलिटरीली लड़ना सीख गए हैं, अब तो बात डिफरेंट हो गई है। तो सुभाष चंद्र बोस, मैंने आपको बताया, बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत रिच थे, एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी इन्होंने पूरी अच्छे से बना रखी थी। आउटलुक इनका सोशलिस्ट ओरिएंटेशन था। सोवियत यूनियन के ये भी फैन थे कि स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए और मॉडर्न इंडस्ट्री बनानी है आपको, मॉडर्न बिग इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, दैट वाज द फोकस। जो बेसिकली नेहरू ने किया ना, वही इनका आउटलुक भी था। एंड ही वांटेड दिस कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम एज असेंशियल फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो स्टेट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल सोवियत मॉडल के ये भी जो है बिल्कुल फेवर में थे, और इनका भी मानना था कि लैंडलॉर्डिज्म को अबॉलिश करना है, लिक्विडेट करना होगा एग्रीकल्चरल लैंड को, एग्रीकल्चरल डेट को, जो ये लूटा गया है ओवर द टाइम इंडियन फार्मर्स को, वो सब कुछ जो है ठीक करना होगा। नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी कुछ बातों को बता चुका था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आइडिया तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, क्लियर। जब ये जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे भी नेशनल प्लानिंग कमीशन ने काफ़ी चीज़ें बताई थी, और नेहरू जी तो थे, तो ही वाज क्वाइट इन एग्रीमेंट विद आउटलुक ऑफ नेहरू। एंड नॉट जस्ट दैट, 3 टियर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन्होंने डिसाइड किया कि अपना इंडिया में होगा। तो हैवी इंडस्ट्री होगी, मीडियम स्केल इंडस्ट्री होगी, कॉटेज इंडस्ट्री भी होगी। मतलब ट्रेडिशनल जो है, ये ऐसा नहीं था कि गांधी जी के बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहे थे ये, ही वॉज एंड ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज़ ऑफ इंडिया, कि इंडिया जो है एक विलेज वाला गाँव है, ओवर द टाइम ट्रांजिशन करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन से जो है आपको हैवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्किल्ड लेवल मिल जाएगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको ग्रेजुअली चीज़ों की तरफ मूव करवाना होगा, और ऐसे ही तो होता है ना। पहले जो है आप देखते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, फिर मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर टर्शरी पे आते हैं, एंड ही वॉज इन एग्रीमेंट टू दिस। जो इकोनॉमी का साइकिल है उसके बिल्कुल ये फेवर में थे। अब इस पूरे आउटलुक को, जो इनका थॉट प्रोसेस था, उसको साम्यवाद बोलते हैं। अब साम्यवाद पूरा समझ लीजिए है क्या। तो पॉइंट इज दिस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी यहाँ पे, लेकिन टेम्परेरीली अथॉरिटेरियनिज्म इन्होंने कहा कि ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अथॉरिटेरियन नहीं होगे तो आप फास्ट ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने, आप एग्जांपल समझ लीजिए चाइना। तो चाइना में जैसे सिंगल पार्टी रूल था, तो इनको ये कहना था इनका कि भाई ऐसा ही कुछ इंडिया में होना चाहिए, डेमोक्रेटिक हो बट विद दिस पॉइंट हो, अथॉरिटेरियनिज्म, सेंट्रलिज्म, ठीक है, उसके हिसाब से चलेंगे आपको, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के हिसाब से। सो दैट वाज हिज पॉइंट, कि पावर जो है वो सेंटर में रहेगी। ओके, तो ये आउटलुक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए ही वाज क्वाइट ओपन, कि जहाँ जहाँ पे भी एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेज हैं उन सबके साथ हाथ मिलाना है, साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आनी है, साइंटिफिक आउटलुक, साइंस को आगे लेके जाना है, ठीक है।
तो इकोनॉमिक सोशलिज्म शुड बी कंबाइंड विद कल्चरल नेशनलिज्म, दैट वाज हिज थॉट प्रोसेस, कि हम इंडियननेस को नहीं छोड़ेंगे। मॉडर्निटी के नाम पे हम ये नहीं करेंगे कि इंडियन कल्चर को पीछे छोड़ दें, तो मॉडर्न भी हो जाएंगे प्लस जो है हम इंडियन भी रहेंगे। तो दैट वाज द पॉइंट दैट सुभाष चंद्र बोस हैड इन द माइंड। तो ये साम्यवाद का पूरा आउटलुक था। अब देखिए ये पूरी जो इवेंट हुआ इंडियन नेशनल आर्मी का, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो रेवोल्यूशनाइज कर दिया था उस टाइम के यूथ को, थॉट प्रोसेस को, एंड एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी होती है 1946 में, अगेन इंस्पायर्ड बाय आईएनए एग्जाम्पल, है ना, विद्रोह कर देते हैं। इंडियन एयरफोर्स में भी काफ़ी अनरेस्ट चल रहा था। तो आर्मी को ये लगा कि अब इंडियंस की ना लॉयल्टी को हम क्वेश्चन कर देते हैं और इनको इनके भरोसे अब नहीं रह सकते। एनी टाइम थिंग्स कैन गो, यू कैन से 180 डिग्री बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी और हमें जो है नुकसान हो जाएगा। सो दे वर हैविंग दिस थिंग इन द माइंड, ओके। और फिर जो है आईएनए ट्रायल्स हुए। आईएनए ट्रायल्स ने तो इस देश के दिलों को छू दिया। मतलब ये किस तरीके से ये बहादुर हमारे जो लीडर्स थे वो थे यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम सिख सब जो है उस आईएनए सोल्जर के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे थे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पे। एक तरीके से यूनानिटी भी बनी थी आईएनए ट्रायल को लेके बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो यूनिटी थी। आप देखिए इन सोल्जर्स के लिए सब लोग साथ में खड़े थे। वकालत भी इनकी अच्छे लोग ही कर रहे थे। आप देखिए मतलब जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, ये डिफेंड कर रहे थे इन आईएनए ऑफिसर्स को, है ना। रेड फोर्ट के ऊपर जो है पूरा ट्रायल चलता है। तो वट एवर वॉज आउटकम वो ठीक है, बट आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है एफर्ट चल रहा था। सभी साथ थे और ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो। कॉलोनियल रूल यहीं से एंड होगा। इफ़ इंडियंस आर नॉट विद यू, योर रूल इज़ गोइंग टू एंड। दैट वॉज द फाइनल नेल। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस, मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअली बहुत रिच थे और ऐसा ही एक कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा था। तो द इंडियन स्ट्रगल नाम से जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसको बेसिकली ही वॉज द ऑथर। और इन्होंने इसमें बताया कि किस तरीके से जो है आप सिस्टमेटिकली मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेके जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, और हाउ ब्रिटिशर्स कैन बी रिमूव्ड। पहली चीज़, ब्रिटिशर्स के टोटल जो उनका पूरा हमारे को लूटने का सिस्टम था वो भी तो एक्सपोज करना था। तो ही वॉज इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड इंडिविजुअल, वेरी प्लान्ड इंडिविजुअल, एंड ही वॉज नॉट, यू कैन से, इररेशनल। थोड़े आप बोल सकते जोशीले थे, चीज़ों को करना पसंद करते थे, इम्प्लीमेंट करना पसंद करते थे। ही हैड अ कंप्लीट प्लान। कि कभी कभी क्या होता है ना कि देश आज़ाद तो हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आपने आज़ादी होने के बाद क्या करना है, कि रेवोल्यूशन हो गया उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। तो ही वॉज प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग कि इंटरनेशनल डायमेंशन में हमें क्या करना होगा, फॉरेन पॉलिसी कैसे करनी होगी। मतलब आप ये मान के चलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहीं ना कहीं आप देखिए इनका भी यही आउटलुक था, नेहरू का भी यही आउटलुक था, इनका भी यही आउटलुक था कि एक तरीके से हमें दोनों ब्लॉक्स की तरफ नहीं जाना है और अलग, है ना, नॉन अलाइंड तरीके से रहना है, डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ रहना है। दैट वाज द थॉट प्रोसेस, ओके। तो ये इस बात को जानते थे, समझते थे, और बाद में जो है वो पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट हुआ, एंड दिस वाज द आइडिया। तो ये इनकी पूरी जो है कंट्रीब्यूशन की कहानी है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।